ॐ ब्रह्मदक्षे अश्वे देवेशे भरद्वाजे पुनर्वसु हुताशिवेशे चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृते मनोवाक्काय दोषाणां हरते अहिपतिये नमः। सभी गुरुजनों और ऋषि मुनियों का वंदन करते हुए अपनी आज की सतत संहिता अध्ययन की क्लास स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने शारीरिक स्थान के कुछ अध्यायों में बताए गए विषयों के बारे में देखा था कि कौन से अध्याय में किन किन विषयों का वर्णन किया गया है। तो आज उसी शारीरिक स्थान के अंतिम अध्याय यानी कि जाति सूत्री अध्याय में किन किन विषयों का वर्णन किया गया है उनको देखेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे इंद्रिय स्थान में हमें किन किन विषयों का वर्णन देखने को मिलता है। तो इंद्रिय शारीरिक स्थान का जो 8वां अध्याय है उसका नाम है जाति सूत्रीय शारीरम। इस अध्याय में इन्होंने क्या करा है, सबसे पहले गर्भाधान प्रकरण यानी कि जो गर्भाधान संस्कार होता है उसके बारे में बताया है कि क्या क्या हमें करना चाहिए। मान लीजिए कोई पेशेंट है आपका, जो कि पेशेंट है या फिर आपका कोई नोन है या फिर आप खुद हैं अगर मैरिड हैं तो, और आप जो है प्लान कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, बेबी के लिए अगर आप लोग ट्राई करना चाह रहे हैं तो उस टाइम पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि गर्भाधान में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन सब चीज़ों का वर्णन हमें देखने को मिलेगा इस जाति सूत्री अध्याय में। तो सबसे पहले इसमें इन्होंने हमें ये बताया है कि ऐसे कपल्स जो कि क्या कर रहे हैं, संतान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं या फिर वो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, तो उन्होंने किन किन नियमों का उन्हें पालन करना चाहिए उसके बारे में बताया है। ये बताया है कि उन्हें पूर्व कर्म में क्या क्या करना चाहिए। तो जब हम अंदर चैप्टर पढ़ेंगे इसका एक्चुअल में शारीरिक स्थान पढ़ते हुए, तब उन्होंने बताया है कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जो भी कपल हैं उनका क्या कराना चाहिए, वमन और विरेचन करा करके शुद्धि करानी है। अब हम वमन और विरेचन क्यों करवा रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं जिससे कि क्या है कि उनके बीज शुद्धि हो जाए। ठीक है, अगर आपने लास्ट केस डिस्कशन वाली क्लास देखी होगी जिसमें कि मैंने सर से एक केस डिस्कस करा था रीनल फेलियर को लेकर के, और वो भी बहुत यंग एज में, तो उसका कारण भी सर ने क्या बताया था, बीज दुष्टि। ठीक है, और सर ने ये भी बोला था कि ये वाली चीज़ जो है हमें आने वाले टाइम पे और दिखेगी, तो वो बीज दुष्टि ना हो उसके लिए हमें क्या करना है, गर्भाधान यानी कि गर्भ संस्कार हमें एक तरीके से लोगों को समझाना है जिससे कि हम उन्हें ये समझा पाएँ कि आपके आने वाले बच्चों में ये कोई दिक्कतें ना हो। उसके लिए आपको क्या करना है, एज आ आयुर्वेदिक तरीके से आपको क्या करना है कि अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी है जिससे कि आप बीज दुष्टि से बच सकें। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें उन्होंने क्या बताया है कि हमें वमन और विरेचन करना है। फिर उसमें उन्होंने हमें ये बताया है कि ऋतुकाल के समय जो लेडी है उसे किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग के 3 दिन उसे बोला है कि उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, जो उसके मेंसेस के स्टार्टिंग के 3 दिन होते हैं उस टाइम पे उसे संबंध जो है वो नहीं बनाने हैं अपने हस्बैंड के साथ। ठीक है, फिर उसमें उन्होंने बताया है कि पर्टिकुलर किस किस डे में आप रिलेशन बना सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि जो फिज़िकल होते हैं उसकी मेथड क्या है। ठीक है, सहवास की क्या विधि है, वो पोजीशन जो है, वो सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने हमें बताया हुआ है। फिर उन्होंने हमें ये बताया है कि गर्भिणी परिचर्या क्या होनी चाहिए। मान लीजिए कि अब किसी ने कंसीव करने का ट्राई करा और वो कंसीव हो गई। ठीक है, अब कंसीव करने के बाद उसे क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, इन चीज़ों के बारे में उन्होंने इसमें हमें बताया है। पुत्र यष्टि यज्ञ जो होता है उसका रेफरेंस यहाँ पे आया है। मन की विशेषता बताई है यहाँ पे, पुंसवन संस्कार का वर्णन है। फिर उन्होंने क्या करा है कि कुछ गर्भ स्थापक औषधियाँ बताई हैं। ठीक है, फिर उसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो कि गर्भ उपघातकर होती है। गर्भ उपघातकर होती है यानी कि क्या, कि मान लीजिए वो कंसीव तो कर गई
लेकिन हो सकता है कि वो अपना जो ये प्रेगनेंसी वाला फ़ेज़ है उस टाइम पे कुछ वो ऐसी गलत चीज़ें कर दी जिसकी वजह से क्या हो सक जाए कि बेबी की डेथ हो जाए। तो ऐसे उन्होंने कुछ गर्भ उपघातकर भाव बताए हैं और ये बताया है कि उनका त्याग हमें करना चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने ये बताया है कि गर्भिणी की चिकित्सा कैसे करी जाए, ठीक है। अभी जैसे कि हम देखते हैं कि कभी-कभी होता क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी का ब्लड प्रेशर राइज़ कर गया, ठीक है। किसी को क्या हो गया कि लूज़ मोशन लग गए, किसी को फ़ीवर आ गया। तो उस टाइम पे उस गर्भिणी की चिकित्सा कैसे करनी है, उसका वर्णन भी हमें देखने को मिलेगा इस जाति सूत्रीय शारीर स्थान में। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि उपविष्टक क्या होता है, नागोदर क्या है, लीन गर्भ के लक्षण क्या होंगे और उसकी चिकित्सा हम कैसे करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि गर्भिणी में जो उदावर्त होता है उसके क्या-क्या सिम्पटम होते हैं और उसके लिए क्या चिकित्सा हमें करनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए उन्होंने हमें ये चीज़ें बताई हैं कि मान लीजिए किसी ने कंसीव तो कर लिया, लेकिन कंसीव करने के बाद गर्भ में ही उस बच्चे की डेथ हो गई है, ये हम कैसे पता लगाएंगे और उसका कारण क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि सिंपली आजकल तो हम क्या करते हैं, अगर हमें लगता है कि हाँ कि शायद अंदर बेबी की डेथ हो गई है या फिर हमें कार्डियक एक्टिविटी नहीं मिल रही होती है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। लेकिन इसमें उन्होंने क्या है कि हमें कुछ ऐसे सिम्पटम्स बताए हैं जिन्हें बिना अल्ट्रासाउंड कराए, जिन्हें सिर्फ देख कर के भी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्भ में पलने वाला जो बेबी है वो जीवित है या फिर मृत है, ठीक है। अब मान लीजिए कि गर्भ के अंदर ही बेबी की डेथ हो गई, तो उसकी चिकित्सा कैसे करनी है, चिकित्सा हमने कर दी। अब हो सकता है कि किसी-किसी कंडीशन में हमें क्या करें कि शल्य चिकित्सा के द्वारा हमें उस गर्भ को निकालना पड़े, तो उसको हमने क्या करा कि उसे शल्य चिकित्सा के द्वारा हमने उस मृत गर्भ को तो निकाल लिया, लेकिन अब उसके बाद कैसी चिकित्सा करनी है, ठीक है। जैसे आपने देखा भी होगा कई बार एबॉर्शन होता है और डीएनसी होती है पूरी, तो उस डीएनसी होने के पश्चात क्या चिकित्सा होनी चाहिए, उसका वर्णन भी इन्होंने यहाँ पे करा हुआ है। फिर इन्होंने बताया हमें गर्भिणी परिचर्या मास अनुसार यानी कि फर्स्ट मंथ में गर्भिणी को क्या-क्या चीज़ें फॉलो करनी है, सेकंड में क्या करनी है, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, ये सारी चीज़ें बताइए। इससे पहले वाला चैप्टर अगर आपको याद होगा तो उसमें उन्होंने क्या बताया था, जब वो खुंडाक गर्भावक्रांति और महती गर्भावक्रांति बता रहे थे, तब उन्होंने हमें ये बताया था कि पहले मंथ में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, चौथे में क्या होगा। जैसे उन्होंने बताया था तीसरे मंथ में क्या होता है, दौहित्र की उत्पत्ति होती है। अब जैसे तीसरे मंथ में दौहित्र की उत्पत्ति है, तो तीसरे मंथ में हमें कौन कौन सी परिचर्या फॉलो करनी चाहिए, उसका वर्णन मिलेगा हमें इस जाति सूत्रीय अध्याय में। फिर उसमें उन्होंने किसके बारे में बताया है, 8वें मास में क्या करना चाहिए, 9वें मास में क्या करना चाहिए और इस गर्भिणी परिचर्या का प्रयोजन क्या है। जैसे आयुर्वेद का प्रयोजन बताया गया है ना, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, उसी तरीके से ये जो गर्भिणी परिचर्या बताई है उसका भी उन्होंने प्रयोजन बताया है, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने क्या करा है कि यहाँ तक उन्होंने गर्भाधान संस्कार के बारे में करा। फिर इसके बाद उन्होंने हमें सूतिकागार कैसा होना चाहिए, प्रसव किस विधि से करना चाहिए, सूतिका का उपचार कैसे होना चाहिए। अब मान लीजिए इसमें टोटली पूरी क्या है, एक तरीके से आपकी पूरी प्रेगनेंसी से लेकर के डिलीवरी के बाद तक की सारी कंडीशन इस वाले चैप्टर में कवर अप होने वाली है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हमने ये देखा कि कंसीव किस किस तरीके से करना है, क्या पोजीशन रखनी है, कौन कौन से दिन हमें सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। फिर हमने ये देखा कि कौन कौन से संस्कार हमें करवाने हैं, जैसे पुंसवन संस्कार हो गया। फिर हमने ये देखा कि गर्भ स्थापक औषधियाँ कौन कौन सी लेनी है, अगर गर्भिणी को कोई डिजीज़ हो जाए तो उसकी चिकित्सा कैसे करनी है। फिर इसके बाद अब जैसे कि पूरे 9 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद प्रसव भी तो होगा ही ना, यानी कि डिलीवरी भी होगी। तो इसके लिए सूतिकागार कैसा हो, सूतिकागार यानी कि क्या, वो जो रूम हम बना रहे हैं प्रेग्नेंट लेडी के लिए आफ्टर डिलीवरी, तो वो डिलीवरी के बाद वाला रूम कैसा होना चाहिए, उसका निर्माण हम कैसा करें, वहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज़ें रखनी हैं। जैसे आपने याद होगा, अगर आपने उपकल्पनीय अध्याय देखा होगा या फिर संभार द्रव्य संग्रह जिसमें हमें बताया गया है पंचकर्मा के पर्पज़ से, वैसे ही सूतिकागार में भी हमें कौन कौन सी चीज़ें कलेक्ट करके रखनी है उसका वर्णन किया गया है।
ठीक है। फिर उसमें उन्होंने हमें ये बताया है कि उसको एंट्री किस तरीके से करवानी है। फिर ये बताया है कि लेबर से पहले कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, यानी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ये क्या है। अगर किसी को कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, यानी कि पेन उसे नहीं हो रहा है ड्यूरिंग डिलीवरी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, और जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको किस तरीके से गाइड करना है, कैसे उसे एजुकेट करना है कि वो अपनी डिलीवरी प्रॉपर अच्छी तरीके से कर पाए। फिर हमें बताया है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अगर आपने एलोपैथ पढ़ी होगी थोड़ी बहुत तो आपको पता होगा कि फर्स्ट स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होती है और थर्ड स्टेज होती है लेबर की। तो उसी को ही इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है। अब थर्ड स्टेज के बाद क्या होता है कि बालक का जन्म हो गया। फिर उसके बाद जो है, जो वो सद्य प्रसूता है उसको जस्ट आफ्टर डिलीवरी कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर नाल छेदन, नाल छेदन यानी कि आपको पता है कि जो बेबी होता है वो एम्ब्लाइकल कॉर्ड के थ्रू ही मदर से कनेक्टेड रहता है। ठीक है। तो फिर उसको अम्ब्लाइकल कॉर्ड को हमें कट कैसे करना है, कितने डिस्टेंस पे हमें वो कट करना है, वो बताया है। फिर उसके बाद जात कर्म, जात कर्म यानी कि बच्चा जो है डिलीवर हो गया है और तुरंत उसे हमें कौन कौन सी चीज़ें करवानी हैं। ठीक है। फिर रक्षा विधान क्या करना है, सूतिका के लिए स्वस्थ वृत्ति, स्वस्थ वृत्ति यानी कि आपने देखा होगा प्रैक्टिकली भी, जब कोई बेबी डिलीवर करती है कोई लेडी तो उसको प्रॉपर कुछ चीज़ें फॉलो करवाई जाती है, जैसे कि ठंडी चीज़ों से उसे दूर रखा जाता है, हैवी वर्क नहीं करवाया जाता है, कुछ दिनों से उसको स्नान के लिए भी मना करा जाता है। तो वो सारी परिचर्या इन्होंने यहाँ पे वर्णित की हुई है। फिर उन्होंने ये बताया है, जैसे उन्होंने पहले ये बताया था कि गर्भिणी को अगर कोई रोग हो जाए तो उसकी चिकित्सा कैसे करनी है उसका वर्णन करा है। ठीक है। फिर अब उसके बाद आफ्टर डिलीवरी उसकी संज्ञा हम क्या बोलते हैं, सूतिका। अगर उस सूतिका को कोई डिजीज़ हो जाए तो उसकी चिकित्सा हमें कैसे करनी है उसका वर्णन इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जाति सूत्री अध्याय पढ़ने से आपके कितने सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। ठीक है। फिर उसके बाद कुमार, अब जैसे बेबी डिलीवर हो गया है तो उसकी संज्ञा हम क्या देते हैं, कुमार देते हैं। तो उसका नामकरण कैसे होना है, जो धात्री है उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, उसकी देखभाल कैसे करनी है, बच्चे के लिए जो रूम बनेगा वो कैसा बनेगा, उसकी परिचर्या क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले उसका नामकरण किस दिन पे होगा, और बच्चे को देख करके हम ये कैसे असेस करेंगे कि दीर्घ आयु है, अल्प आयु है कि क्या है। फिर उसके बाद धात्री की परीक्षा करनी है हमें। ठीक है। धात्री के बाद जो स्तन है उसका, यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी मदर, उसका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है। अशुद्ध दूध के क्या लक्षण हैं, और अगर किसी का दूध हमें अशुद्ध लग रहा है तो उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, इसका वर्णन किया गया है। फिर बच्चों में शयन किस तरीके से कराना है, धूपन कैसे करवाना है, बालक के लिए खिलौने किस तरीके के होने चाहिए, इन सब चीज़ों का वर्णन करते हुए वहाँ पे उन्होंने हमें क्या बताया है कि अगर बच्चे में कोई डिज़ीज़ हो जाए तो हमें उसका चिकित्सा सिद्धांत बताया है। ठीक है। अब आप ये सोचिए कि अभी हम चिकित्सा स्थान में पहुँचे नहीं हैं, फिर भी उन्होंने हमें बालकों का चिकित्सा सूत्र बता दिया है, सूतिका का चिकित्सा सूत्र बता दिया और गर्भिणी लेडी का चिकित्सा सूत्र बता दिया है। इसीलिए देखिए हर बार मैं आपसे कहती हूँ कि हर एक स्थान की, हर एक चैप्टर की अपनी इम्पोर्टेंस है, इसीलिए हमें संहिता शुरुआत से लेकर के अंत तक पढ़नी है। फिर इसके बाद उन्होंने ये बताया है कि जो बच्चा है उसको युवा अवस्था आने तक उसे किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, और अगर वो इन नियमों का पालन करता है तो उसे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसका वर्णन करते हुए उन्होंने इस शारीर स्थान को भी एंड करा हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने शारीर स्थान का सामान्य परिचय देख लिया है फर्स्ट से लेकर के 8th चैप्टर तक। अब देखिए शारीर स्थान के बाद जो वर्णन मिलता है वो मिलता है इंद्रिय स्थान का। ठीक है। इंद्रिय स्थान को हम अरिष्ट स्थान भी कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि इन्होंने शारीर स्थान का शुरुआत करने से पहले ये बोला था कि चिकित्सा करने के लिए हमें शरीर का ज्ञान होना ज़रूरी है, इसीलिए शरीर के बारे में बताने के लिए, ठीक है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, शारीर स्थान का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे अब हमें शरीर का भी ज्ञान हो गया है, तो अब इन्होंने हमें चिकित्सा स्थान ना दे करके इंद्रिय स्थान या फिर अरिष्ट स्थान का वर्णन क्यों करा,
ठीक है। तो इसका आंसर भी हमें संहिताकारों ने ही खुद दिया हुआ है। उन्होंने क्या बोला है कि चिकित्सा जो करी जाती है वो हमेशा साध्य व्याधियों की करी जाती है, ठीक है। और अगर कोई वैद्य क्या करता है, असाध्य व्याधियों की चिकित्सा करता है, तो उसे क्या होता है, यश की और धन की हानि होती है। अब हम ये पहचानेंगे कैसे कि कौन सी डिसीज़ असाध्य है और कौन सी डिजीज़ के सिम्टम ऐसे हैं कि जिसको देख करके हम पता लगा पाएँ कि इस व्यक्ति में ये सिम्टम जो है एज अ अरिष्ट आया है और इसकी हम कितनी ही चिकित्सा क्यों ना कर लें, ये ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो इन सब चीज लक्षणों का वर्णन करने के लिए ही उन्होंने क्या करा है कि चिकित्सा स्थान से पहले इंद्रिय स्थान का वर्णन करा है, ठीक है। ये बताने के लिए कि आपको कहाँ पे चिकित्सा करनी है, कहाँ पे चिकित्सा नहीं करनी है। आपने देखा भी होगा ना, एक ऐसा वाक्य भी बोला जाता है कि एक अच्छा सर्जन वो है जो बहुत सारी सर्जरियाँ करता है, वो एक अच्छा सर्जन नहीं है, बल्कि एक अच्छा सर्जन वो है जो कि ये जानता है कि सर्जरियों से कितना बचा जाए, यानी कि कहाँ पे सर्जरी नहीं करनी है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही उन्होंने, आचार्य चरक ने हमें इस बात का पता लगाने के लिए कि एक वैद्य को कहाँ पे चिकित्सा करनी है और कहाँ पे नहीं करनी है, यानी कि पेशेंट आपके पास कौन सा ऐसा सिम्टम लेकर के आए या कौन सी ऐसी कंडीशन में आए जिसको देख करके आप क्या करो कि ये डिसाइड करो कि आपको उसकी चिकित्सा करनी है कि नहीं करनी है। क्योंकि होगा क्या, अगर आप सभी तरीके के पेशेंट अपने पास ले लेंगे, हो सकता है कि पेशेंट आपके पास बिल्कुल एंड स्टेज में आया हो और आपके पास आकर के वो उसने मेडिसिन भी ना ली हो और उसकी डेथ हो जाए, तो होगा क्या, लोग तो यही बोलेंगे ना कि आपकी वजह से उसकी डेथ हुई है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने हमें ये सारी चीज़ें बताने के लिए कि किस अवस्था में हमें चिकित्सा करनी है, किस में नहीं करनी है, इसका वर्णन करने के लिए उन्होंने चिकित्सा स्थान से पहले क्या करा है कि इंद्रिय स्थान का वर्णन उन्होंने करा हुआ है। इंद्रिय स्थान के बारे में एक और ख़ास बात आपको बता दूं कि इंद्रिय स्थान जो है वो आपको सिर्फ चरक में देखने को मिलेगा, बाकी किसी में भी इसका वर्णन देखने को हमें नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि बाकी के आचार्यों ने अरिष्ट लक्षणों का वर्णन नहीं करा है। अरिष्ट के लक्षणों का वर्णन सुश्रुत आचार्य ने भी करा है, लेकिन उन्होंने इसके लिए पर्टिकुलर ऐसे इंद्रिय स्थान करके कोई स्थान नहीं बताया है, ठीक है। तो इंद्रिय स्थान में बेसिकली है क्या, हमें कुछ ऐसे लक्षण बताए गए हैं जो कि क्या होता है कि बिना किसी कारण के, ठीक है, बिना किसी कारण के अचानक से ही किसी व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं और इन लक्षणों को देख कर के ही हम ये पता लगाते हैं कि उसकी व्याधि साध्य है या फिर असाध्य है, ठीक है। इसके अलावा कुछ साइन और सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमें ये इंडिकेट करते हैं कि हमारी चिकित्सा जो है वो फलदायी नहीं होने वाली है। तो इन्हीं सब चीज़ों का वर्णन किया गया है हमारे इस इंद्रिय स्थान में, ठीक है। इंद्रिय स्थान में टोटल जो है 12 अध्यायों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले अध्याय का नाम है वर्ण स्वरीयम इंद्रियम व्याख्याश्यामा, यानी कि वर्ण स्वरीय इंद्रिय स्थान के पहले चैप्टर का नाम है। इसमें उन्होंने हमें प्राकृत और व्याकृत वर्ण के बारे में बताया, वर्ण और स्वर के बारे में बताया है, ठीक है। जैसे कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने हमें बताया है कि प्राकृत वर्ण क्या होना चाहिए हमारी त्वचा का। फिर उन्होंने बताया है कि अगर अचानक से ही किसी का श्याव वर्ण होने लगा, श्याव यानी कि नीला पड़ने लगी अगर उसकी बॉडी, तो ये क्या है कि अरिष्ट लक्षण है। और इस चीज़ को देखिए, आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा और देखते भी आए होंगे कि होता क्या है कि अगर किसी की पेशेंट की बॉडी में साइनोसिस वाली कंडीशन आती है, साइनोसिस यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, अगर उसकी स्किन जो है नीली पड़ने लग जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को जल्दी से जल्द हॉस्पिटलाइज करें और उससे जा कर के ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करें, आईसीयू में एडमिट करें। तो यानी कि क्या है कि अगर आपका वर्ण, ठीक है, शरीर का वर्ण क्या है वो थोड़ा सा भी व्याकृत हो रहा है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, हमारे इंद्रिय स्थान में वर्णित अरिष्ट सूचक लक्षणों को वो इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ऐसा तो बहुत बार होता है कि हमारी शरीर में नील पड़ जाए या फिर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाए। मान लो कि हमारे कोई छोटा बच्चा है, बाहर खेल रहा है और वो खेला वो गिरा, उसे चोट लगी, चोट में क्या हुआ, खून तो आया नहीं, लेकिन जहाँ पे चोट लगी थी वहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन हो गया, ठीक है। तो आप कहेंगे ये भी अरिष्ट लक्षण होना चाहिए। तो ये जो है ये अरिष्ट लक्षण में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका कारण हमें पता है, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्या बोला कि
ऐसे ही लक्षण अरिष्ट कहलाएंगे, जो कि क्या है कि अचानक से होंगे और जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमें कोई क्लू नहीं मिलेगा। अब जो अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे के घुटने में ब्लूइश डिस्कलरेशन हो गया, तो उसका हमें पता है ना कि बच्चा खेल रहा था, गिरा और गिरने के बाद उसे ये हुआ, ठीक है। लेकिन कई ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसको देख करके हमें पता ना चले कि उसका कारण क्या है और वो अचानक से उत्पन्न हो, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, अरिष्ट लक्षण कहते हैं, ठीक है। अरिष्ट के बारे में ये भी बताया गया है कि नियत मरण ख्यापंग निर्गम निर्शिष्टम, यानी कि ऐसे लक्षण जो कि क्या करते हैं कि ये बताते हैं कि इस बंदे की डेथ जो है वो होनी ही होनी है। तो आप ये सोचिए कि अगर आपने इंद्रिय स्थान नहीं पढ़ा होगा तो आप कितना बड़ा क्लिनिकल पार्ट मिस करेंगे। पेशेंट आपके सामने आ करके चला भी जाएगा और आप उसके अरिष्ट लक्षण पहचान ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पहचानेंगे पाएंगे? क्योंकि हमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करा है। हमने इंद्रिय स्थान तो पढ़ा, लेकिन कैसे पढ़ा कि हाँ प्राकृत वर्ण इतने हैं, व्याकृत वर्ण इतने हैं। हमने उसको देखा ही नहीं कि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ उन्होंने बोली है। प्राकृत वर्ण हो गया, प्राकृत स्वर हो गया। अब प्राकृत स्वर से या फिर व्याकृत स्वर से समझते हैं। आप देखेंगे कि कभी कोई ओरल कैंसर वाला पेशेंट अगर आपने देखा होगा तो क्या होता है कि उसकी वॉइस जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वॉइस चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं क्या इंडिकेट कर रहा है कि अरिष्ट लक्षण है। और कैंसर का भी आपको पता है कि कैंसर में इंसान कहाँ बच पाता है, बहुत रेयर कंडीशन में होता है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें भी क्या है कि प्राकृत वर्ण, प्राकृत स्वर, और अगर ये क्या होगी व्याकृत हो जाए, यानी कि क्या है कि कुछ ना कुछ हमारी बॉडी के अंदर वो डिजीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इस अध्याय में ये देखेंगे कि इंद्रिय स्थान में हमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो इंद्रिय स्थान का पहला अध्याय है वर्ण स्वरीय इंद्रिय अध्याय। इसमें हमें प्राकृत वर्ण क्या है, वैकारिक वर्ण क्या है, वर्ण की परीक्षा कैसे करेंगे, मुखगत अरिष्ट क्या है, नख आदि परीक्षा से रिलेटेड अरिष्ट क्या है, मतलब कि आप किसी के नाखून देख करके कैसे पता लगा सकते हैं कि उसमें अरिष्ट लक्षण है कि नहीं है, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि इतनी सारी प्रैक्टिकल चीज़ें होने के बावजूद भी संहिता को नॉन क्लिनिकल बोला जाता है, तो ये कहाँ तक सही है, ठीक है। अभी हम लोग चैप्टर्स में नहीं गए हैं, अभी हम सिर्फ सुपरफिशियल ही इसको क्या कर रहे हैं, सुपरफिशियल ही व्यू कर रहे हैं इसका, और उसमें ही हमें इतनी सारी प्रैक्टिकल चीज़ें देखने को मिली है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सूत्री स्थान में बताई गई हों प्रैक्टिकल चीज़ें, उन्होंने आपको निदान में भी बताई, उन्होंने आपको विमान में भी बताई, शारीर में भी बताई, और अब वो आपको इंद्रिय स्थान में भी टोटल क्लिनिकल चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि उन्होंने क्या बताया कि नख आदि देख करके हम कैसे अरिष्ट लक्षणों की परीक्षा करेंगे, ठीक है। फिर आप देखिए एलोपैथ में होता क्या है, नाखून देख करके हम क्या बताते हैं, एक तो एनीमिक बताते हैं, एक हम बताते हैं जॉइंटिस का। और अपने उसमें जब आप हमारी नख परीक्षा देखोगे तो उसमें अरिष्ट लक्षण तक बता दिए जाते हैं। फिर आता है स्वर अधिकार। स्वर अधिकार यानी कि स्वर के बारे में बताया है कि प्राकृत स्वर क्या है और वैकृत स्वर क्या हैं। प्राकृत स्वर जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये क्या है, मेरा प्राकृत स्वर है। और अगर बोलते बोलते ही मेरे मुंह से कौवे की आवाज़ आने लग जाए या फिर मेरी वॉइस में कुछ चेंजेस आ जाए तो ये किसको इंडिकेट करेगा, वैकारिक स्वर को, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने पहले अध्याय में प्राकृत, वैकृत, वर्ण और स्वर का वर्णन करते हुए इस अध्याय को इन्होंने समाप्त करा है। अब हम देखेंगे दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय का नाम है पुष्पितक इंद्रिय स्थानम। पुष्पित, पुष्पित यानी कि जैसे उसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इसमें हमें क्या बताया है, गंध से रिलेटेड अरिष्ट बताए हैं, पुष्प से रिलेटेड अरिष्ट बताए हैं, और 1 वर्ष में मृत्यु सूचक अरिष्ट कौन कौन से होते हैं उसका वर्णन बताया है, ठीक है। और अनुक्त अरिष्टों के बारे में बताया है। तो इस तरीके से, और रस से रिलेटेड कौन कौन से अरिष्ट हैं उसका वर्णन करते हुए इस अध्याय को इन्होंने समाप्त करा है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। फिर इन्होंने इंद्रिय स्थान का तीसरा अध्याय है जिसका नाम है परिमर्शनीय अध्याय। इसमें इन्होंने हमें ये बताया है कि स्पर्श करके यानी कि टच के द्वारा हम कैसे पहचानेंगे कि ये लक्षण अरिष्ट का है कि नहीं है। फिर उच्छ्वास विषयक, उच्छ्वास यानी कि
कोई पेशेंट सांस ले रहा है बहुत तेज़ी से या बहुत स्लोली, तो उसको देख कर के हम कैसे पहचानेंगे कि ये अरिष्ट के लक्षण है नहीं है। फिर मन्या विषयक, दंत विषयक, अब जैसे कि आप किसी के टंग चेक करते हैं तो उसके दांत भी हमें दिखते ही हैं, तो दंतों से रिलेटेड क्या क्या अरिष्ट हो सकते हैं। पक्ष में यानी कि हमारी आईलैशेस से रिलेटेड, नेत्र रिलेटेड क्या अरिष्ट हो सकते हैं। अब मान लीजिए एक पेशेंट आपके पास आया, आपने उसके नेत्र देखे और नेत्र उसकी बहुत ज़्यादा वाइटिश हो रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, सीधे सीधे वो इंडिकेट कर रहा है कि वो बंदा क्या है, एनीमिक है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए एक तरीके से अरिष्ट के लक्षण भी उसको हम समझ सकते हैं। फिर आता है केश और लोम विषयक, यानी कि हमारे जो केश हैं उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे लक्षण हमें देखने को मिलेंगे जो कि अरिष्टक होते हैं। अब देखिए इनसे रिलेटेड लक्षण कौन से हैं, उनको देखने के लिए हमें पीछे चैप्टर गो थ्रू करना पड़ेगा, जो कि हम बाद में करेंगे। फिर इसके बाद इन्होंने चौथा अध्याय का वर्णन करा है जिसका नाम है इंद्रिय अध्याय। इसमें इन्होंने हमें नेत्र और नेत्र विषयक क्या अरिष्ट हो सकते हैं, ठीक है, नेत्र और प्रभा का क्या वर्णन है, शब्द विषयक अरिष्ट क्या हो सकते हैं, कर्ण शब्द विषयक अरिष्ट क्या हैं, गंध विषयक, जीवा विषयक और त्वक विषयक, मतलब कि इसमें इन्होंने सारी हमारी इंद्रियों से रिलेटेड अरिष्टों का वर्णन कर दिया है। फिर उसके बाद पांचवा अध्याय है पूर्व रूपीय इंद्रियम। इसमें इन्होंने क्या करा है कि ज्वर से रिलेटेड कौन से ऐसे पूर्व रूप हमें दिखेंगे जिससे कि हम ये बोलेंगे कि ये जो है ये ज्वर अरिष्ट के लक्षणों से युक्त है। यक्षमा रिलेटेड क्या अरिष्ट हो सकते हैं, रक्त पित्त से, गुल्म से, कुष्ठ से, प्रमेह से, उन्माद, अपस्मार, इन सब से रिलेटेड अरिष्टों का ज्ञान जो है हमें इस अध्याय में बताया गया है। अब मान लीजिए आपके पास कोई स्किन का पेशेंट आता है और आपने देखा कि आपने अगर इंद्रिय स्थान पढ़ा हुआ है और आपको उसके कुछ सिम्टम ऐसे मिलते हैं जो कि क्या है कि अरिष्ट सूचक है, तो आप क्या करेंगे कि चिकित्सा करते टाइम थोड़ी सावधानी बरतेंगे या फिर पेशेंट को थोड़ा गाइड कर देंगे कि देखिए कि हम आपका ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन ठीक होना ना होना उसकी कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या करा है कि स्वप्न विषयक अरिष्ट का वर्णन करा है, यानी कि पर्सन को कैसे सपने आए कि उसको देख करके उसे लगे कि ये अरिष्ट सूचक हैं। फिर स्वप्न और दोष के संबंध बताए हैं और स्वप्न के 7 भेदों का वर्णन इन्होंने इस अध्याय में करा हुआ है। अब आप ये सोचिए कि अगर आपने इंद्रिय स्थान नहीं पढ़ा तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि स्वप्न को देख करके भी हम क्या पता लगा सकते हैं, किसी पेशेंट की कंडीशन का हम पता लगा सकते हैं, और स्वप्न के 7 भेद होते हैं ये भी हमें पता नहीं चलता। फिर इसके बाद छठा अध्याय है। छठा अध्याय में इसमें इन्होंने क्या करा है कि कतमानी शरीरीय इंद्रिय स्थानम अध्याय, इसमें इन्होंने स्वप्न के परिणाम क्या होते हैं उसका वर्णन करा है। अचिकित्सीय रोग कौन कौन से हैं, मतलब कि ऐसी कौन सी डिजीज़ है जिसका कि हमें ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद इन्होंने अतिसार और हिक्का से रिलेटेड अरिष्ट सूचक लक्षण बताए हैं। फिर ज्वर कांस से रिलेटेड, मूत्र पुरुष से रिलेटेड, शोथ से रिलेटेड, श्लेष्मा विषयक अरिष्ट बताए हैं, शोथ, ज्वर, अतिसार विषयक अरिष्ट, विविध अचिकित्सीय रोगी के बारे में बताया, मतलब कि कुछ ऐसे रोगियों के बारे में बताया है जिनकी हमें चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। फिर इसके बाद 7वां अध्याय आता है जिसका नाम है पन्न रूपी इंद्रिय अध्याय स्थानम। इसमें इन्होंने हमें छाया प्रतिछाया के बारे में बताया है, उसके भेद बताए हैं, ठीक है। ये बताया है कि छाया और